नमस्कार। राजस्थान भगवती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। पीछे की कक्षाओं में अपन प्रमुख राजस्थान के प्रमुख साहित्यकारों को देख रहे थे। उनमें लगभग साहित्यकार अपने पूरे हो चुके हैं और जो एक दो साहित्यकार और बचे हैं महत्वपूर्ण, उनको अपन आगे की जो भी क्लास आएगी उसमें देख लेंगे। लेकिन अभी अपन देख रहे हैं राजस्थान का साहित्य। साहित्य का राजस्थान में महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक एग्जाम में ये जो बिंदु है इससे कम से कम 2 या 3% अपने को पूछे जाते हैं। तो राजस्थान का साहित्य का काल क्या था, राजस्थान के साहित्य में क्या क्या आता है, राजस्थान के साहित्य में कौन सी महत्वपूर्ण कृतियां हैं जो एग्जाम्स में ज्यादा पूछी जाती है, उनको अपन इस वीडियो में डाल रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आप वीडियो जब पूरा देखेंगे तभी आपके कुछ समझ में आएगा। और ये जो वीडियो मैंने बनाए हैं, जो भी जितने भी हो सकते हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा आपके प्रश्न इससे बन सकते हैं, वो मैंने सभी इस वीडियो में या इन नोट्सों में डाल दिए हैं। तो आइए अपन समझते हैं राजस्थान में साहित्य प्रमुख साहित्यकार हैं, उनकी प्रमुख पुस्तकें। तो सबसे पहले अगर देखते हैं तो राजस्थान में साहित्य का काल देखा जाता है कि कौन से काल में राजस्थान के साहित्य को क्या क्या बोला जाता था, या कौन कौन सी बुक्स आई थी, कौन कौन से कृतियां आई थी जिनको किस उपनाम से जाना जाता था। तो अपन देखते हैं कि साहित्य काल विभाजन अगर देखते हैं, सबसे पहले कौन कौन से काल आया था, किस किस काल में कैसे कैसे राजस्थानी साहित्य को बोला जाता है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो प्राचीन काल, मतलब प्राचीन समय की बात है, जब 1000 ईस्वी के लगभग से ये बातें हो रही है। तो प्राचीन काल को 1050 से 1550 ईस्वी तक का काल जो था वो प्राचीन काल कहलाता था। और उसमें राजस्थानी साहित्य को कौन सा काल कहा जाता है? वीरगाथा काल। कौन सा काल कहा जाता है? वीरगाथा काल। तो प्राचीन काल जो था, प्राचीन काल में राजस्थानी साहित्य को वीरगाथा काल कहते थे। और ये कब से कब तक माना जाता है? 1050 ईस्वी से लेकर 1550 ईस्वी तक। इस काल में वीर रसात्मक काव्यों का सर्जन किया गया है। जो ये प्राचीन काल था, वीरगाथा, वीरगाथा मतलब वीरों का जो गाथा था, वीरों की जो कलाओं का जो वर्णन था, वो इस प्राचीन काल में किया गया था। तो इस काल में जो था वो रसात्मक, वीर रसात्मक काव्यों का वर्णन किया गया है। भारत में हो रहे सभी बाहरी आक्रमणों का, भारत में या राजस्थान में अगर कोई भी भारी आक्रमण हो रहा था तो उसका भी अगर जो उल्लेख है या जिसका लिखने पे प्रभाव पड़ा है, तो वो कौन से काल में पड़ा है? वीरगाथा काल में। अगर इसकी प्रमुख कृति की बात कर ली जाए, वीरगाथा काल की अगर प्रमुख कृति की बात कर ली जाए तो उसमें आती है, एक कृति लेते हैं अपन, श्रीधर व्यास की है रणमल छंद। अगर प्राचीन काल की प्रमुख कृति की बात कर ली जाए तो रणमल छंद श्रीधर व्यास जी की द्वारा लिखी हुई, तो वो है प्राचीन काल की वीरगाथा काल में कृति। कौन सी? रणमल छंद। तो प्राचीन काल में क्या उल्लेख मिलता है कि जो भी वीर रसात्मक काव्य या जो भी भारत या राजस्थान पे भारी आक्रमण हुए थे, उनका जो वर्णन मिलता है वो अपने वीरगाथा काल में मिलता है, जो कब से कब तक है? 1050 से लेके 1550 ईस्वी तक। आगे जो आता है पूर्व मध्यकाल, दूसरा जो आता है पूर्व मध्यकाल। प्राचीन काल समझ में आ गया, दूसरा आता है पूर्व मध्यकाल, जिसको राजस्थान में राजस्थानी साहित्य में क्या कहते हैं? भक्ति काल। ये था वीरगाथा काल, जब वीरों का उल्लेख होता था, महाराणा प्रताप हुआ, जो हमीर हुए, उन सब का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है वीरगाथा काल में, प्राचीन काल में। आगे पूर्व मध्यकाल में भक्ति काल। तो भक्ति से संबंधित जो भी काव्य लिखे गए, भक्ति से संबंधित जो भी कृतियां लिखी गई, वो किस काल में आ रही थी? भक्ति काल में आ रही थी। भक्ति काल कब से कब तक माना जाता है? 1450 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक अगर काल माना जाता है तो कौन सा माना जाता है? पूर्व मध्यकाल। तो भक्ति काल कौन से काल को कहते थे? पूर्व मध्यकाल को। कब से कब तक है? 1450 से 1650 ईस्वी तक होता है। इस काल में जो सगुण और निर्गुण संप्रदायों के बारे में उल्लेख है, संत और संप्रदायों का उल्लेख है, ये जो सभी उल्लेख आते हैं कौन से में आते हैं? भक्ति काल में आते हैं, जिसको पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। सगुण संप्रदाय, निर्गुण संप्रदाय या जो भी अपने संत हैं, उनकी जो कृतियां हैं प्रमुख, उन सभी का जो उल्लेख है वो इसमें आता है। इसमें रचनाएं जो मीराबाई हुई, जसनाथ जी है, जम्बो जी है, संत दादू जी है, उन सब की जो रचनाएं हैं, उन सब के बारे में कौन से काल में उल्लेख है? भक्ति काल में उल्लेख है, जिसको पूर्व मध्यकाल भी कहा गया है। कब से कब तक माना जाता है? 1450 ईस्वी से लेके 1650 ईस्वी तक ये काल माना जाता है। तीसरा जो काल आता है वो आता है उत्तर मध्यकाल। तीसरा काल कौन सा आता है? उत्तर मध्यकाल, जिसको श्रृंगार काल, रीति काल या नीतिपरक काल भी कहते हैं। कौन सा काल? श्रृंगार काल, रीति काल या नीतिपरक काल, जिस काल को कहा जाता है कौन सा है? उत्तर मध्य काल। तो उत्तर मध्य काल के 3 उपनाम हो गए, श्रृंगार काल, रीति काल और नीतिपरक काल। ये 3 नाम किसके हो गए? उत्तर मध्य काल के। कब से कब तक माना जाता है? 1650 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक कौन सा काल माना जाता है? उत्तर मध्य काल या श्रृंगार काल, रीति काल और नीतिपरक काल।
तो ये काल हो गया तीसरा अपना उत्तर मध्य काल है। जो 1850 से पहले का जो काल था वो कौन सा काल कहलाता था? उत्तर मध्य काल। उत्तर मध्य काल, जिसमें क्या था कि आजादी के लगभग मतलब आजादी से स्वतंत्रता संग्राम तक 1857 की क्रांति के पश्चात भारतीय समाज में एक जो भी घटनाएं घटित हुई थी 1857 के लगभग 1857 से पहले जो घटनाएं घटित हुई थी उन सभी का जो काल है वो है श्रृंगार काल, रीति काल या नीतिपरक काल, उत्तर मध्य काल। आगे आने वाला जो आधुनिक काल है मतलब वर्तमान में जो चल रहा है वो काल है आधुनिक काल। उसको कौन से विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त जो काल है वो कौन सा है? आधुनिक काल। मतलब इस काल में जो है अलग अलग विषयों को एक जगह समाहित किया गया है, विभिन्न जो विधाएं हैं उनको भी एक जगह समाहित किया गया है। ये काल कब से माना जाता है? 1850 से जो अब तक वर्तमान में जो काल चल रहा है वो कौन सा है? आधुनिक काल। वर्तमान काल जो चल रहा है 1850 से जो चल रहा है वो कौन सा है? आधुनिक काल। इसमें 1857 से आगे का जो भी काल है अपनी स्वतंत्रता तक का जो भी उल्लेख किया गया है, जो भी कृतियां लिखी गई उन सब का जो मिश्रण है वो कौन से काल में है? आधुनिक काल में। तो राजस्थानी साहित्य से संबंधित 4 काल हो गए कि कौन कौन से काल में राजस्थानी साहित्य को क्या बोला जाता था। प्राचीन काल में राजस्थानी साहित्य को वीरगाथा काल कहा जाता था। पूर्व मध्य काल में राजस्थानी साहित्य को भक्ति काल कहा जाता था। उत्तर मध्य काल में श्रृंगार काल, रीति काल और नीतिपरक काल कहा जाता था। आधुनिक काल को जा तो विविध विषयों से संबंधित और विविध कलाओं से संबंधित युक्त काल अगर किसी को माना जाता है तो वो कौन सा है? आधुनिक काल। ये राजस्थान के साहित्य का काल विभाजन अपन ने देख लिया है। आगे अपन उसी से संबंधित देखते हैं कि राजस्थानी साहित्य की जो विशिष्ट शैलियां कौन कौन सी है, कौन सी शैली को क्या बोला जाता है, कौन सी शैली में क्या लिखा गया है, ये अपन आगे की जो नोट्स है अपने उनमें क्लास में देख रहे हैं। तो राजस्थानी साहित्य की विशिष्ट शैलियों में अपन समझते हैं। सबसे पहले अगर किसी की बात होती है तो होती है रासो साहित्य की। कौन से की? रासो साहित्य की। ये लिखे गए थे विभिन्न कवियों द्वारा। तो अपन उससे पहले अपना आधार तैयार करते हैं कि रासो क्या होता है, ख्यात क्या होती है, वचनिका क्या होती है, विगत क्या होती है, वेली क्या होती है, इन सभी चीजों को अपन देख रहे हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि रासो साहित्य होता क्या है। तो रासो साहित्य क्या होता है? जिस काव्य रचना में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्धों और वीरता का वर्णन हो। जिस काव्य रचना में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्धों और वीरता का वर्णन हो वो कौन सा कहलाता है? रासो साहित्य। किसी भी राजा की कीर्ति का वर्णन हो, विजयों का वर्णन हो और युद्धों और उसकी वीरता का वर्णन हो तो वो कौन सा साहित्य कहलाता है? रासो साहित्य। दूसरी साहित्य की अगर बात करते हैं तो आता है ख्यात साहित्य। कौन सा आता है? ख्यात साहित्य। जिसमें क्या वर्णन मिलता है अपने को कि ख्यात साहित्य में क्या मिलता है? जिसमें मिलता है कि राजाओं द्वारा अपने सम्मान, सफलताओं और विशेष कार्यों को आदि के विवरण के लिए, राजाओं द्वारा अपने सम्मान, सफलताओं, विशेष कार्यों आदि के विवरण के लिए अगर कोई लिखवाई जाती थी, कोई भी कृति लिखाई जाती तो वो क्या कौन सी होती थी? ख्यात कृति, मतलब ख्यात साहित्य में आती थी। कि इन्हीं भी राजाओं द्वारा अपने सम्मान के लिए या अपनी जो उन्होंने सफलताएं प्राप्त की उनके लिए जो अगर कुछ विवरण लिखवा रहे हैं तो वो किस में आता था? ख्यात साहित्य में। जैसे नैन सी की ख्यात। अगर रासो साहित्य की बात करें अपन उदाहरण पे ले अपने तो पृथ्वीराज रासो, बिसल देव रासो, ये सभी रासो साहित्य में आते हैं। जिनमें किसी राजा की कीर्तियों का, विजयों का और युद्ध और वीरता का अगर राजा का वर्णन हो तो वो कौन सा होता है? रासो साहित्य। और अगर ख्यात साहित्य क्या है? राजा लिखवाता है किसके लिए? अपने सम्मान के लिए, अपन ने खुद ने जो सफलताएं प्राप्त की है उनके लिए अगर कोई चीज लिखवाई जाती है तो वो कौन से साहित्य में आती है? ख्यात साहित्य में आती है। तीसरे साहित्य की अगर बात करें तो आती है वचनिका। कौन सी आती है? वचनिका। तो संस्कृत मतलब ये बोली जाती है कि संस्कृत और उर्दू का मिक्स रूप होती है वचनिका। ये तुकांत गद्य और पद्य रचना में आती है। मतलब गद्य और पद्य दोनों में लिखी जाती है, उनका मिश्रण है जो कौन सी है? वचनिका है। गद्य और पद्य का क्या है? ये मिश्रण है। तुकांत रचना मतलब ये एक मिश्रण है। तुकांत गद्य पद्य रचना है, ये कौन सी होती है? वचनिका होती है। संस्कृत और उर्दू का मिक्स रूप भी बोल सकते हैं। संस्कृत में लिखी जाती है तुकांत गद्य और पद्य रचना। मतलब तुकांत गद्य और पद्य रचना मतलब गद्य और पद्य का जो मिश्रण होता है वो किसमें होता है? वचनिका में होता है। आगे चौथी साहित्य की बात करें अपन तो विगत साहित्य आता है। विगत साहित्य कौन सा होता है? जिसमें किसी विषय का विस्तृत इतिहासपरक वर्णन अगर दिया हो, किसी कोई भी विषय जैसे ले लिया किसी ने, कोई भी विषय चुन लिया और उसका अगर इतिहासपरक पुराने से लेके अभी तक का जो वर्णन दिया गया हो वो किसमें आता है? विगत में आता है। इसमें क्या होता है कि किसी भी राजा और उसके परिवार, उसकी राजनीतिक और सामाजिक व्यक्तित्व का वर्णन किया जाता है। किसी भी राजा के, उसके परिवार, उसका राजनीतिक, उसका सामाजिक और उसके व्यक्तित्व का
उसका आर्थिक व्यक्तित्व, उसकी सामाजिक व्यक्तित्व, उसके राजनीतिक जो संरचना है उसका वर्णन किसमें मिलता है? विगत में मिलता है। तो चार चीजें अपन ने देख ली, कौन कौन सी? रासो देख लिया, ख्यात देख ली, वचनिका देख ली और विगत देख ली। अगला देखते हैं अपन वेली साहित्य। कौन सा देखते हैं? वेली। कौन कौन सी वेलियां थी, क्या क्या था, ये अपन देखते हैं। तो वेलियां छंद में लिखे जाने के कारण इनका नाम क्या पड़ा था? वेली। वेलियां छंद, वेली क्यों पड़ा था इनका नाम? कि वेलियां छंद में लिखी जाती थी। इसमें क्या आता है कि धार्मिक व आर्थिक विषय का वर्णन और साथ साथ प्रेम का जो प्रेम प्रसंग का जो वर्णन मिलता है वो किसमें मिलता है? वेली में। धार्मिक व आर्थिक विषय का वर्णन और प्रेम प्रसंग का अगर वर्णन किसी साहित्य में मिलता है तो कौन सा साहित्य है? वेली साहित्य। उसके आगे आता है दवावेद साहित्य। उसमें गद्य, ये जो वचनिका थी उसके सेम मतलब समान सा है ये। गद्य पद्य तुकांत रचनाएं भी इसमें होती है। उर्दू और फारसी का मिश्रण रूप होता है। दवावेद क्या होता है? गद्य और पद्य तुकांत रचना होती है जिसमें उर्दू और फारसी का मिश्रण होता है। आगे अगर साहित्य की बात करें तो वाद साहित्य आता है जिसमें किसी भी ऐतिहासिक घटना या उसके जो पात्र थे उसका जो पुराने टाइम में क्या संबंध रहा है उसके बारे में अगर संरचना लिखने की बात करी जाए तो वो किसमें लिखी जाती है? वात में। किसमें लिखी जाती है? वात में। कहानी की तरह इसको बोला जाता है। इसको जो वात है इसको कहानी की तरह बोलना पड़ता है। इसको वात कहते हैं, अपन कहते हैं इसको बात। जैसे अपन कोई बात कहते हैं तो वो किसमें आती है? कहानी की तरह कही जाती है ना। वैसे ही बात है जो किसकी तरह कही जाती है? कहानी की तरह कही जाती है। पक्ष, इसमें क्या होता है कि जो भी बातों के जीवन से प्रत्येक पक्ष धर्म में संबंध, जो धर्म का संबंध होता है, पक्ष होता है, युद्ध होता है, दर्शन होता है, मनोरंजन होता है, उसको बात के रूप में अगर कहने वाली जो करती होती है वो कौन सी होती है? बात करती होती है। आगे अपन बात करें वंशावली की तो राजवंशों का जो विस्तृत विवरण या राजवंशों का जो विस्तृत इतिहास होता है वो किसमें आता है? वंशावली में आता है। इसके आगे अगर अपन देखते हैं तो आता है जमाल। जमाल क्या होता है? इसके आगे क्या देख रहे हैं अपन? जमाल क्या होता है? तो काव्य का मात्रिक छंद, मतलब काव्यों को अगर मात्रिक छंद के रूप में लिखा जाए तो वो क्या होता है? जमाल होता है। काव्य को अगर मात्रिक छंद के रूप में लिखा जाए तो वो क्या होता है? जमाल होता है। तो राजस्थानी काव्यों का एक मात्रिक छंद मात्र कौन सा है? जमाल। तो काव्य का मात्रिक छंद मात्र कौन सा कहलाता है? जमाल कहलाता है। आगे अगर बात करते हैं तो एक पर्ची साहित्य आता है। कौन सा आता है? पर्ची साहित्य, जिसमें संतों द्वारा रचित पदबंध, संतों द्वारा रचित पदबंध, जैसे संत रैदास की पर्ची हो गई, पदबंध रचना, ये एक पदबंध रचना है जिसमें संत रैदास की पर्ची हो गई, संत पीपा की पर्ची हो गई। ये चीजें जो होती है वो संतों द्वारा रचित होती है। पदबंध होता है जिसमें संत रैदास की पर्ची, संत पीपा की पर्ची, ये सभी इसके उदाहरण है। आगे अब अपन बात करें मतलब झूलन, ये प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? तो किसी व्यक्ति विशेष या राजवंश पर अगर अपन प्रकाश डालते हैं, जैसे सूरज प्रकाश, ये सभी जो कृति है सूरज प्रकाश, जैसे जिसमें किसी विशेष व्यक्ति विशेष पर अपन क्या डालते हैं? प्रकाश डालते हैं, उसके बारे में ये लिखा जाता है। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जो लिखा जाता है वो कौन सा होता है? प्रकाश होता है। एक आता है अपना झूलना, तो वो भी क्या होता है? जैसे जमाल की तरह ये होता है, मात्रिक छंदी होता है झूलना। क्या होता है? झूलना। एक क्या आता है? झूलना। वो भी क्या होता है? अपना मात्रिक छंदी होता है। क्या होता है? मात्रिक छंदी होता है। इसमें क्या होता है? 24 अक्षर के वर्णिक छंद होते हैं। इसमें क्या होता है? ये तो होता है काव्य का मात्रिक छंद, और अगर झूलने की बात करी जाए तो 24 अक्षरों का मात्रिक छंद होता है। 24 अक्षरों का मात्रिक छंद होता है। तो जमाल काव्य का मात्रिक छंद हो गया। पर्ची संतों द्वारा लिखी जाती है। प्रकाश किसी व्यक्ति विशेष पर या उस पर प्रकाश डालने के लिए, उसकी विशेष बातों को लिखने के लिए जो साहित्य काम में लिया जाता है उसको कहते हैं प्रकाश साहित्य। आगे आता है मर्स्या साहित्य। तो किसी की मृत्यु होने पे या मृत्यु होने के पश्चात अगर शोक व्यक्त करने के लिए कुछ कृति लिखी जाती है, अगर किसी की मृत्यु हो जाए और उसके ऊपर शोक व्यक्त करना है अपने को और उसके लिए कुछ काव्य लिखा जाता है, तो वो कौन सा होता है? मर्स्या साहित्य। उसके आगे अपन बात करते हैं रूपक। रूपक साहित्य किसी वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों का वर्णन। प्रकाश की तरह ही है, लेकिन इसमें किसी व्यक्ति विशेष के लिए लिखा जाता है। ये क्या? किसी वंश या किसी व्यक्ति विशेष, वंश के लिए और व्यक्ति विशेष के लिए, दोनों के लिए लिखा जाने वाला काव्य कौन सा है? रूपक साहित्य है, जिसमें किसी वंश के लिए या किसी व्यक्ति विशेष के लिए लिखा जाता है। जैसे राजरूपक, गजगुण रूपक, ये सभी जो काव्य है वो कौन से में आती है? रूपक काव्य में। राजरूपक, गजगुण रूपक आदि सभी जो काव्य है किसमें आते हैं? रूपक में। किसी वंश या किसी व्यक्ति विशेष व्यक्ति की उपलब्धियों का वर्णन जो मिलता है वो किसमें मिलता है? रूपक साहित्य में मिलता है। आगे अपन बात करें तो साखी। क्या आता है? साखी। ये भी किसके द्वारा लिखा जाता है? संत कवियों द्वारा अपने अनुभवों को इसमें क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। संत जो कवि थे
उनके द्वारा जैसे पाबूजी हुए, उन सभी की जो कृतियां हैं, अगर इनमें इन्होंने कृतियां लिखी है तो उनकी वो अपने अनुभव को व्यक्त किया है तो वो किस में आती है? साखी में आती है। पर्ची क्या आती है? संतों द्वारा लिखे जाने वाले पदबंध रचना। साखी क्या आती है? संत कवियों द्वारा अपने अनुभवों को व्यक्त करना। शिलोका, आगे जो साहित्य आता है अपना कौन सा आता है? शिलोका साहित्य। इसमें क्या था? साधारण जो पढ़े लिखे लोग थे इनको द्वारा ये लिखा जाता था। जैसे अपने राव अमर सिंह रा शिलोका, अजमल जी रा शिलोका आदि, ये सभी जो कृतियां थी किसमें आती थी? शिलोका। ये किनके द्वारा लिखी जाती थी? साधारण पढ़े हुए लोगों द्वारा। आज अपन ने राजस्थानी साहित्य का काल और राजस्थानी साहित्य की जो ये अपनी राजस्थानी साहित्य की जो शैलियां थी उनके बारे में जाना है। कई बार, बहुत सी बार इनसे भी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आप इन वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।